सुनिए जी, आपसे मुझे बहुत दिनों से कुछ पूछना है, हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन आज सोच रही हूँ कि आपसे पूछ ही लेती हूँ। अरे क्या बात है ऐसी जो तुम इतने दिनों से सोच रही हो पूछने के लिए, लेकिन पूछ नहीं पा रही हो? बताओ क्या बात है। आपने तो मुझे बताया था कि आप लोग 2 भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया दिखाई नहीं देते हैं। आपके भैया कहाँ रहते हैं? आखिर वो यहाँ क्यों नहीं आते जाते? देखो रितु, इस घर में बड़े भैया का नाम लेने वाला भी दुश्मन कहलाता है, इसलिए बड़े भैया का नाम ना ही लो इस घर में तो ही बेहतर होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है रितु, माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इस घर में बड़े भैया का नाम ले। रितु, आज से 10 साल पहले बड़े भैया से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं माँ ने, इसलिए इस घर में उनका आना जाना भी बंद है और कोई उनसे बातचीत भी नहीं करता है। अरे लेकिन ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ जो बड़े भैया का नाम नहीं लिया जाता है इस घर में? वो इस घर के बड़े बेटे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि कोई सौतेले बेटे हैं, सगे बेटे ही है ना, आपके सगे भाई हैं, तो फिर इस घर में भैया का नाम लेना क्यों मना है? आखिर ऐसा क्या कारण है? आप मुझे बताइए ना। रितु बहू, देखो बिमला आई है तुमसे मिलने के लिए, इधर आओ। जी मम्मी जी, आ रही हूँ। बताइए ना जी, क्या बात है आखिर? जब तक मैं ये बात जानूंगी नहीं, मेरे पेट में खलबली ही मची रहेगी। बताइए ना प्लीज। रितु, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। जाओ, अभी माँ तुम्हें बुला रही है। यदि तुम समय से माँ के पास ना पहुंची तो माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मुझे तो ये बात पता ही थी, आज नहीं तो कल रितु बड़े भैया के बारे में पूछेगी ही। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। यदि उसे सब कुछ सच बताता हूँ तो माँ के प्रति उसके दिल में गलतफहमी पैदा हो जाएगी, और भैया के लिए यदि कुछ बताता हूँ तो वो भैया के बारे में क्या सोचेगी? जी जी, क्या बताऊं, मेरी ननद के घर में यदि शादी ना होती ना, तो मैं तो अंकित की शादी में जरूर आती। इतना मन था मेरा अंकित की शादी में आने का, लेकिन क्या बताऊं, अब सगी ननद के घर में जाना जरूरी था। यहाँ नहीं भी आई तो चलता है, लेकिन वहाँ जाना जरूरी था मेरा। अरे कोई बात नहीं बिमला, मैं समझती हूँ, पहले खास रिश्तों को निभाना जरूरी होता है। लो, मेरी बहू आ गई, मिलो मेरी बहू से। प्रणाम चाची जी। खुश रहो बेटा, सदा सौभाग्यवती रहो। और सुनाओ बेटा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? चाची जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। आप मुझे पहचान जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बगल में रहती हूँ। मेरा नाम बिमला है, पड़ोसी जरूर हूँ, लेकिन हमारा बिल्कुल घरों का चलता है। जी चाची जी, बैठिए आप, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, तू तो बस बैठ जा हमारे साथ थोड़ी देर। क्या है, अभी अभी खाना खाकर आई हूँ मैं, बस खाना खाया है और निकली हूँ तुझसे मिलने के लिए। मैंने सोचा कि जाकर तुझसे मिल लेती हूँ। तू तो बस हमारे साथ बैठ जा, चाय नाश्ते का क्या है, मेरा तो रोज का आना जाना है, फिर कभी चाय पी लूंगी। जी जी, बहू तो बिल्कुल हीरा ढूंढी है आपने, हीरा। बड़ी ही सुंदर सुशील संस्कारी लड़की लग रही है मुझे। कैसे ना ढूंढती हीरा, आखिर मेरा बेटा भी तो हीरा है। हाँ हाँ जी जी, हमारा अंकित कोई कम थोड़ी ना है, हमारा अंकित भी तो लाखों में एक है। एक ही तो श्रवण कुमार है मेरा, जो मेरी हर बात मानता है और मेरी इतनी परवाह करता है। ऐसा ना कहो जीजी, ऐसा ना कहो, हमारा मोहित भी लाखों में एक था जीजी, लेकिन अब बिमला, तूने उसका नाम लेकर मेरे जख्मों को हरा कर दिया। तुझे कितनी बार मना किया है कि तू मेरे सामने उसका नाम मत लिया कर। मुझे मुझे उसका नाम लेना भी पसंद नहीं है, उसका नाम अपने कानों से सुनना भी पसंद नहीं है। मैं बुरे हादसों को जितना भुलाने की कोशिश करती हूँ, तू हमेशा कुरेद देती है मेरे जख्मों को। जी जी, इतनी सी बात के लिए आप अपने बच्चे से इतना रूठ सकती हैं, इतना नाराज हो सकती हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे आप तो अपने बच्चों पर जान छिड़कती थी, अपने कलेजे से लगा कर रखती थी आप अपने दोनों बेटों को। जब से जेठ जी गुजरे थे तब से आपने ही दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। तुझे ये इतनी सी बात लग रही है? सिर्फ इतनी सी बात? कितनी आसानी से कह दिया रे बिमला तूने, तुझे क्या पता अरे मेरी कलेजी पर क्या गुजरी थी उस दिन। मुझसे पूछ, मुझसे। तू नहीं समझ सकती, मेरा दुख मैं ही जानती हूँ कि आज तक वो जख्म मेरे सीने से भरे नहीं है। तेरा बेटा जब तेरे मुंह में काले पोत कर जाता, जब 4 समाज के लोग आकर तुझे भला बुरा सुनाते, तब तुझे पता चलता। तुझे क्या पता, तुझे क्या मालूम कि ये सब क्या है? अब तेरा कोई बेटा नहीं है ना, तेरा बेटा होता और अब वो ऐसा करता तब तुझे पता होता। तेरी बेटियां ही बेटियां हैं, सबने तेरी मर्जी से शादी ब्याह करके अपने अपने घर चली गई, तो तुझे क्या समझ में आएगा कि क्या होता है? जी जी, आपके बोल देने से रिश्ता खत्म नहीं होगा, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा और सत्य को आपको स्वीकारना पड़ेगा। 10 साल हो गए हैं मोहित को इस घर से गए हुए, लेकिन आप हो कि गुजरी हुई बातों को भुला ही नहीं रही हो। अरे कोयले को जितना घसोगे वो उतना ही काला होगा। बिमला बस कर, अब उस बारे में मैं कोई भी बात नहीं करूंगी, और यदि तूने दोबारा उसके बारे में जिक्र भी किया तो तेरा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं तुझसे कोई बातचीत नहीं करूंगी। मेरे मरे में तू नहीं और तेरे मरे में मैं नहीं, फिर याद रखना तू। जीजी, सत्य हमेशा कड़ू होता है। देखो जीजी, पुराने समय की बात गई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटे को अपना लो। बेचारा कितना तरसता है वो आपके लिए। मैं तो आपसे आखिरी बार यही बोल रही हूँ कि आप अपने बेटे को सब कुछ भूल कर अपना लो। जो भी हुआ सब उसकी किस्मत की बात थी, सब पहले से ही किस्मत में लिखा हुआ होता है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। एक नहीं 1000 बार बोलूंगी जीजी,
मोहित को मैंने भी बचपन से, छोटेपन से खिलाया है। मैं जानती हूँ मोहित को, कितना प्यारा बच्चा है। आप भले ही उससे रिश्ता खत्म कर दो, लेकिन मैं कभी मोहित से रिश्ता खत्म नहीं करूंगी। मैं तो आती जाती हूँ हमेशा उसके घर। हाँ हाँ, तू क्यों नहीं आएगी, जाएगी, जाना जा। मेरी बैरी के यहाँ जा रही है। तुझे क्या लगता है बिमला, क्या मुझे खुशी होती है अपने बेटे को अपने से दूर रखकर? मैं जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीतती है, लेकिन मैं उस बात को भी नहीं भूल सकती जो उसने किया है। मेरे अरमानों में पानी फेरा है उसने। मेरी इज्जत को सारे समाज के सामने मिट्टी में मिला दिया उसने। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे उसकी माँ ने कितनी मेहनत करके उसे पाला पोसा, उसे पढ़ाया लिखाया। मैंने कभी उसकी जरूरतों की चीजों में कभी कमी नहीं की। अपने शौक सान मार दिए। मैं सिर्फ बच्चों के लिए जी हूँ। मैंने अकेले अपने बच्चों को पाला पोसा है, अकेले। और बहू, तुम क्या खड़ी खड़ी सुन रही हो हमारी बातों को? जाओ, जाकर अपने रसोई में ध्यान दो। ज्यादा घर की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहू की तरह रहो। सीधी अंदर चले जाना था ना। जब बिमला बातें कर रही थी तो खड़े खड़े बातें सुनना अच्छा लगता है क्या तुम्हें? जी मम्मी जी, जा रही हूँ। इसमें बेचारी बहू का क्या दोष है? बहू को क्यों मैंने 4 बात सुना दी? वो तो इतनी अच्छी है बेचारी। मैं भी कभी कभी मैं भी अपना आपा ज्यादा ही खो बैठती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब से वो इस घर से गया है मेरा स्वभाव ही ऐसा हो गया है, गुस्सैल किस्म का, चिड़चिड़ा। मुझे छोटी छोटी सी बात में गुस्सा आ जाता है। बिमला भी मुझसे नाराज होकर चली गई। बिमला भी अपनी जगह पर सही है बेचारी। कितना चाहती थी मोहित को। मुझसे ज्यादा तो मोहित बिमला के पास नहीं रहता था। जब से बिमला शादी होकर आई थी, मोहित को कितना खिलाती थी। ना जाने गुस्से में मैंने भी उसे भला बुरा सुना दिया। क्या सोचती होगी बेचारी मेरे बारे में? जाती हूँ उसके घर, थोड़ी देर शांति से समझाऊंगी। बिमला, ओ बिमला। अंकित जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर मम्मी जी बड़े भैया जी से इतना ज्यादा नाराज क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात हुई? सारी बातें समझ में आ गई कि वो नाराज हैं, उनके कारण समाज में मम्मी जी को भला बुरा सुनने को मिला। लेकिन ऐसा क्या किया बड़े भैया ने जो भैया के कारण मम्मी जी को भला बुरा सुनने को मिला? अंकित जी बताइए, मुझे भी जानने का पूरा अधिकार है। मैं कोई पराई लड़की थोड़ी ना हूँ, अब इस घर की बहू हूँ। मुझे भी हर बात जानने का अधिकार है। बताइए आप मुझे, वरना मैं जाकर मम्मी जी से पूछ लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे डांट ही क्यों ना खानी पड़े। और यदि मम्मी जी भी नहीं बताएंगी, आप भी नहीं बताओगे, तो मैं बिमला काकी के यहाँ जाकर पूछ लूंगी। और बिमला काकी भी नहीं बताएंगी तो मैं बड़े भैया का एड्रेस कहीं से भी निकाल लूंगी और वहाँ चली जाऊंगी। रितु, तुम्हें जानना है ना तो मैं बताता हूँ। सुनो, बात दरअसल ऐसी है, जब 10 साल पहले मम्मी ने भैया का ब्याह फिक्स कर दिया था। मेरी और भैया की उम्र में कम से कम 10 साल का अंतर है। मेरे होने के 1 महीने बाद ही पिताजी का देहांत हो गया था। उन्हें अटैक आ गया था। उसके बाद मम्मी ने हम दोनों भाइयों को पाला पोसा। मम्मी ने बहुत मेहनत की है हम लोगों को पालने पोसने में। भैया की पढ़ाई में तो इतना पैसा लगा है। भैया को पढ़ाया लिखाया, उनको नौकरी से लगवाया। भैया की हर ज़रूरतों को पूरा किया है मम्मी ने। भैया ने जिस कोचिंग में बोला उस कोचिंग में पढ़ाया, जैसे कपड़े बोले वैसे कपड़े पहनाए। तो अब जब कोई भी माँ अपने बेटे के लिए इतना कुछ करेगी तो उससे कुछ तो उम्मीद करेगी ना। मम्मी ने एक बहुत अच्छी लड़की गांव में रहती थी जो मम्मी की रिश्तेदारी में थी, उस लड़की से मम्मी ने भैया का ब्याह फिक्स करवा दिया। जब ये बात भैया को पता चली तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और मम्मी को बोला कि वो कॉलेज की एक लड़की को बहुत पसंद करते हैं, वो लड़की भी उन्हें बहुत पसंद करती थी और शादी भी वो उन्हीं से करेंगे। लेकिन मम्मी इस बात को सुनकर आग बबूला हो गई। ये जानने से पहले ही मम्मी ने रिश्ता पक्का कर दिया था भैया का गांव में 4 समाज वालों के सामने। अब इस बात का मम्मी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया। मम्मी ने भैया को बहुत बार बोला कि तू शादी करेगा तो मेरी ही मर्जी से करेगा, मेरी इज्जत दाव पर लगी है। लेकिन बड़े भैया हैं कि उन्होंने इस बात को माना ही नहीं। लेकिन एक दिन मम्मी ने गुस्से में आकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके कारण भैया ने दबाव में आकर शादी के लिए हाँ तो बोल दी। लेकिन उस लड़की से भैया बेहद प्रेम करते थे और जिस दिन मंगनी के लिए जा रहे थे तो सारे मेहमान आ गए थे और मेहमानों के साथ साथ सारी तैयारियां भी हो गई थी। लेकिन भैया ने जाकर उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि वो लड़की भी भैया को आत्महत्या की धमकी दे रही थी। जब भैया की कोर्ट मैरिज की बात सारे गांव में पता चली, समाज में पता चली, तो मम्मी को आकर उन्होंने बहुत भला बुरा सुनाया। और जब भैया ने घर में आने की कोशिश की तो मम्मी ने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए गुस्से में और भैया को घर से निकाल दिया। अरे लेकिन इस तरह दबाव बनाकर शादी करवाना उचित थोड़ी ना है। क्या आपसे भी मम्मी जी ने इसी तरह दबाव में आकर शादी करवाया है मेरे से? नहीं रितु, जब भैया ने शादी कर ली उसके बाद जो माहौल बना वो सब देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था और अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ सोचा मैंने। माँ ने जो संघर्ष किया उन संघर्ष को मैं इस तरह पानी में नहीं मिलने दे सकता था। मैं अपनी माँ के संघर्ष को इस तरह जाया नहीं होने देना चाहता था। बस इसलिए मैंने सोच लिया था मेरी माँ जिस लड़की से शादी बोलेगी करने को, मैं हंसी खुशी उस लड़की से ही शादी करूंगा और उसी को अपने जीवन भर प्यार करूंगा। बस यही है मेरी कहानी। अंकित जी, जमाना बदल गया है। अब वो जमाना कहाँ रहा जब लड़की लड़की माँ बाप की पसंद से शादी करते हैं। आजकल तो बच्चे अपनी पसंद से शादी करते हैं ना।
मम्मी जी को भी इस बात को समझना चाहिए था। देखिए, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो इतने साल गुजर चुके हैं शादी को। अब मम्मी जी को प्रेम से अपना लेना चाहिए ना भैया जी को। नहीं रितु, माँ बहुत जिद्दी है। माँ जो ठान लेती हैं वो करके ही रहती हैं। माँ कभी भैया को नहीं अपनाएंगी। क्या आप भैया से कभी मिले हैं? क्या आपकी मुलाकात हुई है इसके बाद? हाँ, भैया इसी शहर में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मकान भी ले लिया है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाभी भी बहुत अच्छी हैं, जॉब करती हैं भाभी। कभी मेरी उनकी बातचीत नहीं हुई है। हालांकि भैया भाभी ने शादी के बाद एक बार आने की कोशिश की थी इस घर में, लेकिन माँ ने उन्हें धुतकार कर भगा दिया। उनके मुंह में भी दरवाजा बंद कर दिया था। उसके बाद भैया भाभी फिर यहाँ कभी नहीं आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि भैया को हम लोगों की चिंता नहीं है। बिमला काकी से फोन करके खैर खबर ले लेती हैं भैया। अंकित जी, वो इस घर के बेटे हैं। उनकी एक छोटी सी गलती के कारण इस तरह उन्हें इस घर से नहीं निकाल सकती मम्मी जी। उनका भी अधिकार है इस घर में। कितना अच्छा रहता जब हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में रहती, बच्चे खेलते कूदते, दोनों भाई एक साथ रहते, सारा परिवार एक साथ रहता तो कितना अच्छा होता। अच्छा तो होता रितु, लेकिन क्या करें, जो नियति को मंजूर था वही हुआ। अरे तो क्या आपने कभी मम्मी जी को समझाने की कोशिश नहीं की? आप भी तो इस घर के बेटे हैं ना, आपको समझाना था। आपके भैया भाभी को इस घर में लेकर आना था। जो किस्मत में होता है वही होता है, ऐसा समझाना था उन्हें। नहीं पापा, मैं इस बारे में कभी भूल कर भी माँ से बात नहीं करता हूँ। जब भैया भाभी गए थे इस घर से, जब मैंने छोटे में भैया भाभी को यहाँ लाने की जिद की थी, तो माँ ने मुझे बहुत मारा था, बहुत मारा था। सारा गुस्सा माँ ने मेरे ऊपर ही उतार दिया था। उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया, कभी माँ के सामने भैया का जिक्र भी नहीं करता हूँ, उनका नाम भी नहीं लेता हूँ। और बस यही सोच लिया है मैंने कि जिसमें मेरी माँ खुश है उसी में मैं भी खुश हूँ। अंकित जी, क्या आपको अपने भैया की याद नहीं आती? ऐसा नहीं लगता है आपको कि आप उनके साथ रहें, उनसे बात करें, उनसे मिले जुले? आती है, बहुत याद आती है रितु, बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि काश बड़े भैया मेरे साथ रहते तो मेरा कितना ख्याल रखते। बड़े भैया मेरा ख्याल बिल्कुल एक पिता की तरह रखते थे। मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते थे। मुझे साथ में स्कूल लेकर जाते थे, साथ में लेकर आते थे। 10 बार तो मुझे अपनी साइकिल में बिठाकर घुमाते थे। एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे मेरे साथ। बहुत याद आती है उनकी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। तो अंकित जी, आज से मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस वर्ष की दिवाली भैया भाभी के साथ ही मनाऊंगी इस घर में। इस वर्ष हमारे बड़े भैया और भाभी इस घर में दिवाली मनाएंगे, ये वादा है मेरा। 20 दिनों के अंदर भैया भाभी इस घर में होंगे। नहीं नहीं रितु, ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें माँ के बारे में पता नहीं है, वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। कहो ऐसा ना हो कि यदि तुमने जिस दिन भैया भाभी के बारे में इस घर में जिक्र किया तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दे माँ। तुमने अभी माँ के बारे में कुछ नहीं जाना है। तुम्हें अभी 2 महीने ही हुए हैं यहाँ आए हुए। मोहित जी, इन सब बातों की टेंशन आप छोड़ दीजिए। बस मेरी बात का विश्वास रखिए। 15 से 20 दिनों के अंदर भैया भाभी इसी घर में होंगे। मम्मी जी, अरे बहू तुम मेरे पैर क्यों दाब रही हो बेटा? नहीं दुख रहे हैं आज मेरे पैर? जाओ जाकर तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। अरे मम्मी जी, मुझे नींद नहीं आ रही है, दाबने दीजिए। ठीक है भाई, तू दाबना चाहती है तो दाब। मम्मी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, क्या आपको बड़े भैया की याद नहीं आती? कौन बड़ा भैया? कोई बड़ा भैया नहीं है तुम्हारा। तुम अकेली इस घर की बहू हो। अंकित हमारा इकलौता बेटा है, हमारा कोई बेटा नहीं है। मम्मी जी, आपके बोल देने से ऐसा नहीं हो सकता है। सत्य तो यही है कि बड़े भैया आपके बेटे हैं। मम्मी जी देखिए मम्मी जी, जो भी हुआ वो किस्मत की बात थी। शायद भैया की किस्मत में ऐसा ही लिखा रहा होगा, सब ऊपर से तय होकर आता है। मम्मी जी देखिए मम्मी जी, सारी बातों को भूलकर एक बार भैया को माफ कर दीजिए, उन्हें अपना लीजिए। छोटे छोटे से बच्चे हैं। देखिए मम्मी जी, कितना अच्छा होगा, हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा। 2 छोटे मोटे, कितना खुशहाली रहेगी हमारे घर में। बस करो बहू, इस घर में उसका नाम लेना भी पाप है। वो मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा आज से 10 साल पहले मर चुका है। जाओ यहाँ से अपना काम करो। इस बारे में दोबारा मुझसे बात नहीं करना। यदि तुमने बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें अपने असली सास वाला रूप दिखा दूंगी, ये समझ जाना। उठो जाओ यहाँ से। लेकिन मम्मी जी, क्या लेकिन? मुझे कोई बात नहीं सुननी है, चलो जाओ यहाँ से। मैं जितना ही उसे भूलने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई आकर मुझे उसकी याद दिला ही देता है। मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रही हूँ? भूलूंगी कैसे? वो मेरे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है जो मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। वो मेरा बेटा, मेरा कलेजे का टुकड़ा। मैंने कितनी नाजों से पाला था मेरे बेटे को, लेकिन उसने अपनी माँ के बारे में सोचा? एक बार भी उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, अपनी माँ की संघर्ष के बारे में नहीं सोचा। पिता के जाने के बाद मैंने उसे किस तरह पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, नौकरी में लगाया, लेकिन उसने मेरी भरी समाज के सामने नाक कटवा कर चला गया। नहीं है वो मेरा बेटा, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। जैसे उससे रिश्ता रखना है, वो बेशक इस घर से जा सकता है। मैं अकेली रह लूंगी, अकेले अपना जीवन गुजार लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अब रितु ने तो अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ही लिया था, इसलिए रितु ने
हार नहीं मानी और वो अपने जेठ का पता पाकर पहुंच गई उनके घर। बड़ी घबराहट हो रही है मुझे अंदर से, ऐसा लग रहा है जाऊं या ना जाऊं, लेकिन यहाँ तक आ गई हूँ तो अंदर चली ही जाती हूँ। अब कौन आ गया, जाकर देखती हूँ। मैं दरवाजा खोलती हूँ, कौन आया है तो। अरे हाँ हाँ भाई, आ रही हूँ, थोड़ा धीरज रखो। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रणाम दीदी, आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। पहले अपना परिचय तो दीजिए कि कौन है आप, फिर मुझे दीदी बोलिएगा। मैं आपको नहीं जानती हूँ, हो सकता है आप मुझे जानती हो। दीदी, मैं आपकी देवरानी हूँ, अंकित की पत्नी। अंकित की पत्नी? तुम अंकित की पत्नी हो? अंकित भैया की शादी कब हो गई? हमें तो पता ही नहीं है। बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। आज मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपनी दिल की खुशी कैसे जाहिर करूँ। अरे बेटा, खड़ी क्यों हो? आओ बेटा, बैठो बैठो। दीदी प्लीज आप रोइए मत, मैं आपके दिल का दर्द समझ सकती हूँ कि ये आंसू आपके खुशी के आंसू हैं। दीदी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप बैठो ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो देखो ना, बातों बातों में तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। दीदी मेरा नाम रितु है, अभी 2 महीने पहले ही हम लोगों की शादी हुई है। आप बैठो ना, बैठ कर बातें करते हैं। रितु रितु, मम्मी जी, देवर जी, सब लोग ठीक है ना? भैया दीदी अब आपको क्या ही बताऊं, अब आप कुछ ना ही पूछिए तो ही बेहतर है। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्या बात है, क्या बात है रितु? बताओ, सब ठीक है ना घर में? हाँ हाँ बेटा, घर में सब ठीक है ना? बताओ क्या बात हो गई है, बताओ, हमें दिल बैठा जा रहा है हमारा। भैया अब क्या ही बताऊं, आपको पता नहीं है शायद, मम्मी जी की तबीयत अभी पिछले महीने से खराब हो गई है और दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है। अब तो बस वो आपके नाम की ही माला जप रही हैं, सोती उठते बैठते मोहित 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 ही करती रहती हैं। क्या क्या बात कर रही हो? क्या हो गया मम्मी जी को? हाँ हाँ, क्या हुआ है माँ को? कैसे तबीयत खराब हो गई? अभी थोड़ी दिन पहले तो बिमला चाची को फोन किया था हमने, 2 महीने पहले, तो बता रही थी कि ठीक है वो। अरे भैया अब क्या ही बताऊं, बेटे का गम उन्हें खाए जा रहा है। वो किसी से बोलती नहीं है, ऊपर से कठोर जरूर है लेकिन अंदर से एकदम मोम की तरह नरम है। आपका दुख उन्हें खाए जा रहा है भैया, वो बोल नहीं पा रही हैं। अब तो आपके नाम की बस माला जपती हैं। भैया मेरे कहने पर आप एक बार घर चलिए भैया, मम्मी जी आपको देखेंगी तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। प्लीज भैया। नहीं बेटा, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि माँ हमारी याद करती होंगी। जब 10 सालों से उन्होंने हमें याद नहीं किया तो आज क्या याद करेंगी? हाँ हाँ, तुम्हारी बात पे यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है रितु। दीदी अब चाहे आप यकीन करो या ना करो, यही सत्य है कि मम्मी जी आपको बहुत याद कर रही हैं। मेरी मानो तो आप लोग चारों एक बार घर आ जाओ। अब मैं आपसे झूठ बोलकर भला करूंगी ही क्या? मैं तो मम्मी जी को समझा कर हार गई कि एक बार आपको फोन लगा लें, लेकिन वो बोलती हैं कि किस मुंह से फोन लगाऊं, फोन लगाऊंगी तो मेरे बच्चे लोग मुझे ही उल्टा सीधा बोलेंगे। वो बोलती हैं कि किस मुंह से फोन लगाऊं, जिन बच्चों के मुंह में मैंने दरवाजा बंद किया था वो बच्चों के आज कैसे फोन लगा लूं? उन्हें आत्मग्लानि खाई जा रही है। रितु सही बोल रही है जी, एक बार हम लोग चलते हैं एक बार। मैं भी चाहती हूँ हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे। नहीं कामनी, मैं नहीं जा सकता। अब देखिए भैया, मेरा बताने का काम था सो मैंने बता दिया। मैं तो इनको भी बोली थी कि आप भी चलिए, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि यदि मैं जाऊंगा तो भैया मुझे ही भला बुरा सुनाएंगे। जब इतने सालों से मैंने भैया को मुड़कर भी नहीं देखा और उनसे बात तक नहीं की तो किस मुंह से बात करूंगा? उन्हें अपने आप में बहुत पछतावा लगता है, अपने पछतावे की आग में जल रहे हैं वो लोग, इसलिए मजबूरी में मुझे आना पड़ा। और मैंने तो बताया भी नहीं है उन्हें कि मैं यहाँ आई हूँ। हाँ हाँ जी, हम लोग चलते हैं, मेरी बात मानो, हम लोग चलते हैं कल ही। देखो आपको याद कर रही है मम्मी जी, और कल को यदि मम्मी जी को कुछ हो गया तो जीवन भर के लिए हमें पछतावा रहेगा इस बात का। ठीक है तो मैं चलती हूँ, मम्मी जी की देखभाल भी तो करनी पड़ती है। अभी उन्हें मैंने नहला धुलाकर खाना खिलाकर आया है, उन्हें ये नहीं बताया कि मैं आप लोगों के घर आ रही हूँ, वरना वो मुझे आने नहीं देती। अरे रितु, तुम बिना कुछ खाए पिए ही जा रही हो, रुको ना। नहीं दीदी, अब खाने पीने से मतलब ही क्या है जब आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है? तो अब मम्मी जी का क्या है, रहने दीजिए, उन्हें अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। एक काम तो हो गया, मेरा ये आइडिया जरूर काम करेगा, मुझे पता है। अब जरा मम्मी जी के पास चलती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप वसीयत बनवा लीजिए और सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दीजिए आप, क्योंकि मुझे अभी अभी खबर लगी है जेठ जी आधी प्रॉपर्टी के लिए केस कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, उन्हें आधी प्रॉपर्टी चाहिए। मम्मी जी प्लीज आप जल्द से जल्द सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है, ये कैसी बात कर रही हो? सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम क्यों कर दूं मैं? एक ही बेटा थोड़ी ना है मेरा, 2 बेटे हैं। मैं अपने दोनों बेटों के नाम बराबर बराबर प्रॉपर्टी करूंगी। मम्मी जी जब आप बड़े भैया से मतलब ही नहीं रखती हैं, उनको अपना बेटा मानती ही नहीं है, तो फिर क्यों प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर रही हैं?
मम्मी जी मैं बता देती हूँ, प्रॉपर्टी का एक ही हिस्सा होगा। भले ही मैं उससे नाराज हूँ, भले ही मैं गुस्से क्रोध में उसे अपना बेटा ना बोलूं, लेकिन कहलाएगा तो वो मेरा बेटा, मेरा ही बेटा है। नाराज हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी माँ के कर्तव्य से पीछे हट जाऊंगी। तुम्हें किसने ऐसी सलाह दे दी? और हाँ, कल की आई लड़की तुम हमें बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मम्मी जी मैं क्या ही गलत बोल रही हूँ भला? आप अपने बेटे को बेटा मानती ही नहीं हो, इतने सालों से उन्हें छोड़ दिया है, बहू को बहू नहीं मान रही हो क्योंकि आपके बेटे ने दूसरी समाज से शादी की है, वो भी अपनी मनपसंद लड़की से शादी की है। तो अब इसमें आपकी नाक कट गई ना, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, और बाकी कोई बात नहीं है। हाँ तो शादी की है तो शादी ही तो की है ना, किसी का मर्डर तो नहीं किया है। वो मेरा बेटा है, था और हमेशा रहेगा। मेरे एक नहीं 2 बेटे हैं। अरे तुम जैसी बहुओं के कारण ही तो घर फूटते हैं। मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हो तुम। एक नंबर की लोभी और लालची किस्म की औरत समझ में आई तुम मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगे जायदाद के चक्कर में। मेरा बेटा यदि कोर्ट में केस करता है तो करने दो, उसका हक है, अधिकार है, इसलिए लड़ रहा है वो। मैं तो आज ही वकील बाबू को बुलवाकर आधी आधी वसीयत कर देती हूँ दोनों बेटों के नाम। पता नहीं मेरे मरने के बाद तुम ही हड़प कर बैठ जाओ, मेरे बेटे के हाथ कुछ ना आए। मम्मी जी ये आप बहुत गलत कर रही हैं। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। माँ आप कैसी हैं? आप ठीक तो है ना? बच्चों, मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आ गए। दादी दादी, अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाकर आरती की थाली लेकर आ, हमारी राम सीता वापस घर लौटी है। अरे छोटी बहू तू खड़ी खड़ी हंस क्यों रही है? अभी अभी तो बोल रही थी कि सारी जायदाद अंकित के नाम कर दो, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुझे हंसी आ गई? मम्मी जी देखा, आपके दिल में बड़े भैया और भाभी के लिए कितना प्रेम है, आपने छुपा कर रखा था इतने सालों से। आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए आप भैया भाभी को फोन नहीं करते थे, उन्हें घर में नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन जब आज मैंने एक तरफा बात की तो देखा आपकी आत्मा कैसी पिघल गई भैया के प्रति। आप माँ हो मम्मी जी, माँ की ममता कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। हाँ माँ नाराज जरूर हो सकती है, लेकिन बच्चों से रूठ कभी नहीं सकती। ये सब कुछ मैंने हमारे परिवार को मिलाने के लिए किया है मम्मी जी, ताकि भैया भाभी इस घर में आ जाएं और हम लोग सब एक साथ रहें और आप बड़े भैया और भाभी को अपना लें। छोटी बहू, उम्र में और ओहदे में तुम छोटी जरूर हो, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया है कि घर की बहू चाहे तो परिवार को मिला भी सकती है और बिछोड़ भी सकती है। मम्मी जी क्या आप मुझे माफ करेंगी? देखो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो नसीब में था, किस्मत में था, वही हुआ है। किस्मत के आगे किसी की नहीं चली है तो फिर मेरी क्या चलेगी भला? भगवान की यही इच्छा थी कि छोटी बहू के द्वारा हमारा परिवार एक हो जाए, तो देखो छोटी बहू के द्वारा आज हमारा परिवार एक हो गया। बेटा मैंने इन 10 सालों में तुम्हें बहुत याद किया है, तुम्हारे बिना एक एक दिन एक एक पल कैसे काटा है मैंने तो मैं जानती हूँ। हाँ माँ, मैंने भी आपके बिना एक एक पल कैसे काटा है तो मैं जानता हूँ। माँ मैं बहुत मजबूर था, मैं क्या करता। मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जिस लड़की से आप मेरी शादी कराना चाहती थी। मैंने तो आपको कितनी बार मना किया था। भैया जो हुआ सो हुआ, उन बातों पर मिट्टी डालिए। अब हमारा पूरा परिवार एक साथ है ना। खुशी की बात तो ये है कि अब हम लोग सब साथ में रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। बच्चों की किलकारी इस घर में गूंजेगी। दोनों भाई मिलकर अपना अपना काम करेंगे, दोनों बहुएं मिलकर अपनी गृहस्थी संभालेंगी। हाँ हाँ बेटा, अब सारी बातों को भूल जाओ, अब हम सब एक साथ रहेंगे।